हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2 फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 1 जो था वो हमारा पूरा था इंट्रोडक्शन, और पार्ट 1 के हाइलाइट्स यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई डिस्कस किया था, मैग्नेटिक मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। नाउ इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेजोनेंस एंड population of energy nuclear spin state. So what will be discussed in this video? Here are the 2 points. First is mechanism of absorption of energy and resonance. Second one is population densities of nuclear spin states. दोनों पार्ट जो है वो एनएमआर मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, वो याद रखेंगे। आइए देखते हैं। पहला पार्ट है वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो दोस्तों मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है वो समझ लो। कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे क्या घटना घट रही है, यानी कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, उसको बोला जाता है मैकेनिज्म। और वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हम समझने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है वो भी साथ साथ में समझ लो कि प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर में हमने समझा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सामने ही साउथ पोल है, और यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आएगा तो वो घूमना शुरू कर देगा और वो कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी से घूमना शुरू करेगा, और उसकी वजह से ही कुछ रेजोनेंस पैदा होता है, वैसा हमने यहाँ पे समझा हुआ था। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि वो रेजोनेंस जो है वो होता कैसे है ना। तो वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं चाइल्ड स्पिनिंग टॉप का, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं लट्टू। आप लोगों ने दोस्तों लट्टू तो देखा ही होगा सबने, बचपन में बहुत मैं भी खेला हूँ, आप भी उस के आए हो। तो लट्टू जो है वो जैसे ही आप स्ट्रिंग से छोड़ोगे तो वो धरती पे अपनी एक्सिस पे घूमना शुरू करता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जनरली मैंने तो क्लॉकवाइज ही देखा हुआ है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लट्टू जब घूमेगा और जब वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो हाई थी शुरुआत में वो धीरे धीरे लो होती जाएगी, तो वो वोबल करेगा, यानी कि थोड़ा हिलडुल करेगा। और वो हिलडुल करने की वजह से वो थोड़ा अपनी एक्सेस पे धरती की और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से झुकेगा। उस वक्त जो उसकी ऐसी घूमने वाली स्थिति है, उस स्थिति को बोला जाता है प्रिसेशनल मोशन। और प्रिसेशनल मोशन जो है वैसी ही कुछ मोशन से हमारा प्रोटॉन जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है। तो हमारा प्रोटॉन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, घूमने की फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी या तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिक टर्म क्या है वो एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एक सेकेंड के अंदर, पर 1 सेकेंड या तो पर यूनिट टाइम कितने वाइब्रेशंस हुए, या तो कितने साइकिल कंप्लीट हुई, या तो कितने रोटेशन हुए, या तो कितने ऑक्सीलेशंस हुए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि यानी कि एक सेकेंड के अंदर आपका प्रोटॉन जो है वो कितनी बार प्रिसेस हुआ, बराबर। अब ये जो घूमने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से। ये डब्ल्यू नहीं है, याद रखेंगे, ये ओमेगा है।
लैटिन अल्फ़ाबेट बहुत यूज होते हैं साइंस में, और उसको बहुत बार लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका लट्टू जो है वो घूम रहा है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से या तो ऐसी फ्रीक्वेंसी से आपका प्रोटॉन भी घूमता है। और ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी कि जैसे जैसे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे ही प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जो है प्रोटॉन की वो बढ़ती जाएगी। एक ऑब्जर्वेशन या तो के हमने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उसके मुताबिक अगर बात करें, तो अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1.41 टेस्ला है, तो प्रोटॉन जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस करता है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गोस होते हैं। ये मैग्नेटिक यूनिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कन्वर्जन भी याद रखना। न्यूक्लियस जो है वो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब कोई भी मूवमेंट करता है या तो रोटेशन करता है, तो वो अपने सराउंडिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा या तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑलरेडी है, और वो मूवमेंट कर रहा है। कैसी मूवमेंट कर रहा है? प्रिसेशनल मूवमेंट कर रहा है या तो प्रिसेशनल मोशन कर रहा है, और उसकी वजह से वो कुछ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आजू बाजू पैदा करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जितनी ही होगी। अब आपका चार्ज पार्टिकल जो है उसने कांस्टेंट प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी से मोशन जब स्टार्ट की, उसी वक्त आपने अगर वहाँ पे कुछ रेडियो वेव्स से इंसिडेंट किए उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाले, तो आपका प्रोटॉन जो है वो फ्लिप करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाती है, और उसकी वजह से ही फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन होता है, और उसी को आप बोलते हो रेजोनेंस। आई होप कि आप लोगों को रेजोनेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। मैं पहले फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात हुई है। देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम से समझाया हुआ है, समझते जाओ कि यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये आपका एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन जो है वो अभी अल्फा स्टेट में है, यानी कि लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में है। अब इसके ऊपर आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कर रहा है, और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब क्या होगा कि कांस्टेंट प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी से जब वो रोटेशन स्टार्ट करेगा, उसी वक्त आपने यहाँ पे कुछ रेडियो वेव इंसिडेंट कर दिए, तो रेडियो वेव्स और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसीज दोनों मैच हो जाती है। इसकी वजह से प्रोटॉन जो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, वो फ्लिप करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। पहले वो धीरे धीरे घूम रहा था, बराबर, उसकी स्पीड जो थी वो कम थी। यहाँ पे स्पीड के साथ उसका मतलब ले लेना, और फिर ज़्यादा स्पीड से वो घूमेगा, हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में चला जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले वो नीचे था फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि पहले वो स्लो स्पीड से जा रहा था, अब वो हायर स्पीड से जाएगा। तो अल्फा स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका एच न्यू जो है वो एच ओमेगा से बराबर हो। एच न्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, और एच ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बराबर। आई होप कि समझ में आ रहा है। ये डेल्टा ई जितनी एनर्जी जो है वो क्या बता रहा है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम यहाँ पे डेल्टा ई से डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट यानी कि आपका न्यूक्लियस जो है वो दो स्पिन स्टेट्स में हो सकता है। एक है हायर एनर्जी स्पिन स्टेट और दूसरा होता है लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई इन लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट and number of nuclei in higher energy spin state. The energy difference between these two spin states is small enough, that is 2.39 into 10 raised to minus 5 kilojoule per mole when B0 यानी कि applied magnetic field 1.41 टेस्ला है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज है, तो बहुत ही स्मॉल एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है लोअर स्पिन स्टेट वाले न्यूक्लियस को हायर स्पिन स्टेट में जाने के लिए। और ये एनर्जी जो है वो आप रूम टेम्परेचर पे भी अचीव कर सकते हो, यानी कि लोअर स्टेट वाले न्यूक्लियाई है वो हायर स्टेट वाले हायर स्टेट में जा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। By using Boltzmann distribution equation, it is found that in approximately 2 million nuclei, यानी कि 20 लाख अगर हम न्यूक्लियाई ले लें तो वो 20 लाख न्यूक्लियाई में से 10 लाख जो है वो हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा, और 10 लाख 9 यानी कि एक्स्ट्रा 9 यहाँ पे है वो होंगे लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में। हायर एनर्जी स्पिन स्टेट का मतलब स्पीड में घूमते हैं ऐसा, और इसका मतलब ये भी ले लेना कि वो फ्लिप कर जाएंगे ऐसे होंगे, यानी कि वो लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते होंगे। और एक्स्ट्रा 9 जो है वो यहाँ पे मेन डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमको NMR ऑफ एनी कंपाउंड मिलता है। एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड, द एक्सेस पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड and more nuclei went to higher energy spin state। यहाँ पे आप क्लियर करें कि हायर एनर्जी स्पिन स्टेट जो है उसमें अगर 10 लाख है तो 10 लाख 9 जितने लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में है, तो जो एक्स्ट्रा 9 है उसको आप बोलते हो एक्सेस पॉपुलेशन, जिसकी वजह से NMR सिग्नल मिलते हैं। और जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक्सेस पॉपुलेशन, ये एक्सेस पॉपुलेशन को एक्सेस न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, तो एक्सेस न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ एक्सेस न्यूक्लियाई हमको बढ़ाना जरूरी है। तो सो दिस एक्सेस पॉपुलेशन आर द वन विच अलाउ अस टू रिकॉर्ड द रेजोनेंस। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अपवर्ड स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन लोअर स्टेट, यानी कि हायर एनर्जी स्पिन स्टेट और लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में अगर न्यूक्लियाई की संख्या सेम हो गई, यानी कि 10 लाख यहाँ पे भी है 10 लाख यहाँ पे भी है, तो क्या स्थिति होगी? उस स्थिति को बोलते हैं हम सेचुरेशन। देन द सेचुरेशन अकर, और सेचुरेशन जब पैदा होगा तो आपका NMR एक्सपेरिमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपको जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में मिल रहे हैं उतने ही एनर्जी लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में होगी, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से NMR रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। यानी कि हमको लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए ही, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टू अवॉइड द सैचुरेशन कंडीशन one must change the operating frequency continuously that causes the increase in excess population। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सैचुरेशन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपका मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऐसा ही होता है कि कंटिन्यू उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी उसकी वजह से एक्सेस पॉपुलेशन की संख्या जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। लोअर से हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में वो होता रहेगा कन्वर्जन। एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज, द नंबर ऑफ एक्सेस न्यूक्लियाई इंक्रीजेस एज वेल। और यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया के रेफरेंस से मैंने एक टेबल लिया है जिसमें बताया है कि वेरिएशन ऑफ 1H एक्सेस न्यूक्लियाई विथ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज है तो एक्सेस न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास एक्सेस न्यूक्लियस की संख्या बढ़ रही है। अगर 600 मेगाहर्ट्ज है तो 96 जितना आपको एक्सेस न्यूक्लियर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स जो है जो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वो समझ में आए होंगे। एक तो रेजोनेंस कैसे होता है और दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। हालांकि पॉपुलर डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो है वो ज़्यादातर क्लासरूम में सिखाया नहीं जाता है, ना ही कोई डिस्कस करता है, तो इसका इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसको डिस्कस किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे साथ टच में रहिए, कीप इन टच। मेरे केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद।